नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर में एंडोक्राइनोलॉजी अपनी किताब चल रही है एंडोक्राइनोलॉजी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैंने जो कल अपने जो किया था उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कल अपने पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो ग्रोथ हार्मोन है उसका आपने डिस्कस किया था। ग्रोथ हार्मोन दिखा गया देखे थे, उसके हाइपरसिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन से कौन कौन से कंडीशंस उत्पन्न होती है वो कल अपने डिस्कस किया था। अब अपने जो सेकेंड जो हार्मोन है एडिनो हाइपोफाइसिस चल रही है अपनी एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में जो सेकेंड हार्मोन है अपना उसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिएगा कि हिंदी में अगर इसको बोले तो जनन हार्मोन, जनन हार्मोन। जनन हार्मोन की यदि हम बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है जनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन तो जननों के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है और जननों का काम है जनन क्रिया करना, उनकी क्रिया को प्रेरित करने में हार्मोन का यूज होता है, कार्य होता है। अब देखिएगा कि जनन हार्मोन जो है ये दो होते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकुलर हार्मोन, तो एलएच का पूरा नाम है हार्मोन। अब देखिएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच जिसको कहते हैं, ये जो हार्मोन है ये इसका अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम है ऊतक प्रेरक हार्मोन। ऐसा हार्मोन ऊतकों को प्रेरित करता है तो हार्मोन एफएसएच कहलाता है। अब अपने जनन हार्मोन के अंदर दोनों हार्मोन्स को पढ़ेंगे, इन दोनों का क्या क्या कार्य है। अब क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जनन हार्मोन जो है एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सीक्रेट हो रहा है और ये मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफएसएच और एलएच हम ये नहीं कह सकते केवल फीमेल में बनते हैं, ये नहीं कह सकते केवल मेल में बनते हैं, ये दोनों के अंदर ही बनते हैं, मेल में बनते हैं और फीमेल में भी बनते हैं। हाँ, और दोनों के अंदर दोनों का कार्य अलग अलग होता है, कार्य सेम में नहीं होता है, जिसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनन हार्मोन एफएसएच की। एफएसएच एफएसएच की यदि हम बात करें तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है, ये हार्मोन जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है और इसका अणुभार जो होता है 30,000 से 67,000 होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और अणुभार जो है 30,000 से 67,000 तक होता है। ये इसका अणुभार होता है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए जो बेसोफिल सेल्स होती हैं होता है, बेसोफिल सेल्स से संश्लेषित होता है। ये इस हार्मोन की मुख्य विशेषताएं होती है। अब देखिएगा कि ये जो एफएसएच हार्मोन है ये जो नाम रखा है ये ऊतक प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। तो ऊतक का प्रेरण तो केवल मादा में करता है ये, परंतु ये हार्मोन नर में भी बनता है। तो अपने आप दोनों के अंदर इनका नर और मादा दोनों में क्या क्या काम है इसका उसकी हम बात करते हैं, फंक्शन की अगर बात करें ये इसकी सामान्य बात सामान्य इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया।
ग्लाइकोप्रोटीन है यानी भारतीय 1067 होता है। और बेसोफिल सेल्स, अभी बेसोफिल सेल के लिए बताई गई मेरी, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। एडेनोआइडोफाइसिस की वे एपिथेलियल सेल जो कि क्षारीय विरंजन से विरंजित होती है उनको बेसोफिल सेल कहते हैं। और बेसोफिल सेल जो है उसके द्वारा एफएसएच हार्मोन का संश्लेषण होता है और स्राव होता है। फंक्शन की हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे फीमेल में, फिर बात करेंगे हम मेल में। अब देखिएगा फीमेल में और मेल में दोनों में मैंने पहले ही बताया था इसका कार्य अलग अलग होता है। अगर हम बात करें फीमेल में तो फीमेल के अंदर देखिएगा क्या होता है कि ये फीमेल की ओवरी है। तो फीमेल की ओवरी के अंदर जब बात की तो फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जब एक लड़की जन्म लेती है तो उस लड़की के अंडाशय के अंदर, लड़की के अंडाशय के अंदर क्या होता है कि ऊतक पाए जाते हैं बहुत सारे, और उनको कहते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। इनको कहा जाता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, बहुत लाखों संख्या में होते हैं। अब जो लड़की का जन्म होता है तो उसकी ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं ये oogenesis के जो कह सकते हैं कि ग्रोथ स्टेज पूरा करने के पश्चात वो फिर फर्स्ट अवस्था आती है, गुणन अवस्था जो कहते हैं, परिपक्व अवस्था जो कहते हैं। देखिएगा oogenesis के दौरान 3 स्टेज होती है। और मैच्योरेशन स्टेज, मल्टीप्लिकेशन के अंदर केवल समसूत्र विभाजन होते हैं, इसमें आकार में वृद्धि होती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिएगा कि जब oogenesis की प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स क्या होते हैं, oogenesis की ये मैच्योर स्टेज के अंदर फॉलिकल होते हैं। इनके अंदर जो अंडा दोनों कह सकते हैं, इसके अंदर प्राइमरी न्यूक्लियोसाइट होती है जो प्रोफेज फर्स्ट विभाजन करके रुकी हुई होती है। और इसके चारों ओर फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल सेल को प्राइमरी न्यूक्लियोसाइट की जो अवस्था है उसको प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। अब जब लड़की का जन्म होता है तो उस लड़की के अंडाशय के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स भरे होते हैं लाखों की संख्या में। अब जब लड़की की आयु हो जाती है 13 से 14 वर्ष, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज जब आती है तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो लड़की की जो एडेनोआइडोफाइसिस है वो एफएसएच हार्मोन बनाने लग जाती है। कौन सा हार्मोन बनाने लग जाती है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या होता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही लड़की की अगर उस लड़की के द्वारा बनेगा तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स की जो प्राइमरी न्यूक्लियोसाइट प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई थी, अब वो क्या करती है, प्रोफेज फर्स्ट से मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट के अंदर चली जाती है। और साथ साथ में फॉलिकुलर सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, फॉलिकुलर सेल्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार एक फॉलिकल वो होता है जिसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में फॉलिकल सेल की संख्या वो बढ़ती जाएगी। और साथ में क्या होता है कि जो सेकेंडरी साइड लगभग बन चुकी होती है वो एक व्यवस्थित हो जाती है और यहाँ पर एक एंटम या गुहा बन जाती है। और एंटम या गुहा इस अवस्था को वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं, वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं। अब देखिएगा वेसिकुलर फॉलिकल बन गया, इसके पश्चात क्या होता है कि वेसिकुलर फॉलिकल के बाद में अगला जो फॉलिकल आता है उसको कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल्स में भी क्या होता है कि फॉलिकुलर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और यहाँ पर एक द्रव बढ़ जाता है और साथ में द्रव के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन उसकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे जैसे वेसिकुलर फॉलिकल बनेगा, वेसिकुलर से ग्राफिन फॉलिकल बनता है। तो ग्राफिन फॉलिकल जब बनता है तो
यहाँ पर इस एंगल में बना हुआ द्रव है उसके अंदर एक्सट्रोजन हार्मोन की सांद्रता भी पाई जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे रिसेप्शन प्रोटीन से प्राइमरी से वेस्टिकुलर वेस्टिकुलर से ग्राफ फॉलिकल से बन रहा है, तो बनने के लिए पहली बात तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एडिनो हाइपोफाइसिस का एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार है। और जैसे जैसे ये हार्मोन बन रहा है तो फॉलिकल जो है प्राइमरी चेंज हो गया, प्राइमरी वेस्टिकुलर में वेस्टिकुलर ग्राफ फॉलिकल चेंज होता है। अब देखिएगा कि ग्राफ फॉलिकल जैसे बनता है तो जहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा होगा उसके द्वारा एक्सट्रोजन हार्मोन बनना भी शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब एफएसएच जैसे जैसे बन रहा है फॉलिकल अगली स्टेज में जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? उत्तक प्रेरक हार्मोन। इस उत्तक को अगली उत्तक की अवस्थाओं में जाने के लिए प्रेरित करने से इसको उत्तक प्रेरक हार्मोन कहा जाता है। और उत्तक का अगर प्रेरण हो रहा है तो ग्राफ फॉलिकल बन जाता है, और ग्राफ फॉलिकल जो बन जाता है तो इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब बनेगा तो उससे क्या होता है कि जो लैंगिक लक्षण का विकास शुरू हो जाता है, संश्लेषण शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये गर्भावस्था को बनाए रखने वाले हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब घटनाएं शुरू हो जाती है। ये सारी घटनाएं किसके द्वारा हो रही है? इसे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा हो रही है। तो आप समझ गए कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि ये पुत्र को अगली अवस्था में जाने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब लड़की का जन्म होता है तो उसके अंडाशय में लाखों की संख्या में फॉलिकल होती है, और जब लड़की की आयु 13 से 14 वर्ष होती है उसमें एफएसएच हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, यानी रजतचक्र प्रारंभ हो जाता है। रजतचक्र जो प्रारंभ होता है तो एक रजतचक्र के दौरान 5 से 8 फॉलिकल सर्विस स्टेज में जाते हैं, सारे एक साथ मिलकर के केवल 5 से 8 जाते हैं, परंतु में ग्राफिक फॉलिकल्स के रूप में केवल एक ही मैच्योर हो पाता है। तो ग्राफिक फॉलिकल बन गया। ग्राफिक फॉलिकल जब बनता है तो यहाँ सेकेंडरी साइट बन जाती है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं लगभग हुआ जो है कंप्लीट हो चुका होता है। तो एफएसएच का काम फीमेल के अंदर आपको बता दिया होगा कि पुष्पों का प्रेरण करना, पुष्पों का प्रेरण करना। तो पुटक जब प्रेरित होंगे तो ही अंडे का निर्माण होता है। और उसके अलावा यदि हम इसमें अंदर बात करें कि एफएसएच का काम जो है नर के अंदर क्या होता है, तो नर के अंदर यदि हम बात करें तो मेल के अंदर थोड़ा सा अपने इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मेल के अंदर मुझे बात करें तो मेल जो होता है इसके अंदर एफएसएच जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। मेल के अंदर इसका क्या काम है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है थोड़ा मैं ये बता देता हूँ आपको। जैसे हमने मनुष्य का नर के अंदर टेस्टिस को देखा है, टेस्टिस के अंदर यदि हम देखें इस प्रकार इंटरनल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें इस प्रकार संरचना होती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ट्यूनिका वजाइनलिस है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर को धंसकर सेप्टम का निर्माण करती है, सेप्टम का निर्माण करती है। सेप्टम के बीच में जो खाली स्थान है जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू रहता है, यहाँ पर इस तरह से कुंडलित संरचनाएं होती हैं। क्या होती है? कुंडलित संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक इस एरिया के अंदर, प्रत्येक इस एरिया के अंदर, प्रत्येक इस एरिया के अंदर 2 या 3 इनको वैसे इस एरिया को मीडिया स्पिनम या लोब्यूल्स कहते हैं, वैसे लोब्यूल्स बोलते हैं इसको, इस एरिया को कहते हैं लोब्यूल्स। प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर इस प्रकार से 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इन थोड़ा सा इसका अगर हम बड़ा करके देखें इस तरह से, ये इस तरह से होती है। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई,
तीसरी ये होगी इस तरह से। प्रत्येक सेप्टम के बीच का एरिया लोब्यूल्स कहलाता है टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब लोब्यूल्स के अंदर 2 या 3 कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिकाएं। हिंदी में अगर हम बात करें शुक्रजनक नलिकाएं, और इंग्लिश में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये होती हैं जो कि टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं, यानी वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखिएगा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये वसन की मुख्य इकाई है। अब जो हमने बात की है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ और इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस, अब आपको मैं बता देता हूँ कि इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ही जननी कला यानी जर्मिनल एपिथेलियम होती है। यदि हम इसको थोड़ा सा सेक्शन काट के देखें इसका, ये अपनी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का यदि हम सेक्शन काटें तो इस तरह से दिखेगा कि ये सेक्शन, इसके अंदर यदि हम देखें तो इसके किनारे पर यहाँ पर इस जगह जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं, और वो शुक्राणु का निर्माण वो 3 स्टेज से होता है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैचुरेशन स्टेज। तो उन तीनों स्टेज से गुजरते ही सेल आगे जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है और स्पर्म फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपका सब फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस का गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एफएसएच और एलएच। पहला एफएसएच है, दूसरा कौन सा है, एलएच। एफएसएच जो हार्मोन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका जो अणुभार होता है 30,000 से 67,000 के करीब होता है, और ये बेसोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित और संश्लेषित और स्रावित होता है। अब एफएसएच जो है वो मेल फीमेल दोनों में बनता है। फीमेल के अंदर ये जो पुटक हैं जो मादा के अंडा से मौजूद होते हैं उन पुटकों को अगली अवस्थाओं में जाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इसका नाम भी एफएसएच रखा गया है, पुटक प्रेरण हार्मोन। अब ये तो हो गया फीमेल का। एफएसएच का फीमेल में क्या फंक्शन है वो मैंने बता दिया आपको, विद डायग्राम बताया। ये डायग्राम में शो कर रहा है कि एफएसएच किस प्रकार से काम कर रहा है। मेल के अंदर यदि हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार इन नलिकाओं को यदि ग्रोथ करनी है तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, मेल की एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित एफएसएच हार्मोन, और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखिएगा यदि ये ट्यूब्यूल्स विकसित होंगी, ग्रोथ करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना होगी, और इसकी ग्रोथ के लिए उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना के लिए कौन सा हार्मोन होना आवश्यक है, एफएसएच हार्मोन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम इस दोनों डायग्राम से सिद्ध हो रहा है कि एफएसएच हार्मोन मेल और फीमेल दोनों के अंदर बनता है, दोनों के अंदर इसका अलग अलग कार्य होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड हार्मोन जो है एलएच हार्मोन। अगला हार्मोन कौन सा है, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग की हम बात करें तो एलएच हार्मोन इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी मेल और फीमेल दोनों के अंदर बनता है, और ये जो हार्मोन है इस हार्मोन की यदि हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये भी बेसोफिल सेल के द्वारा स्रावित होता है या संश्लेषित होता है, स्रावित होता है। दूसरा ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तीसरा इसका अणुभार जो होता है 26,000 से 1,00,000।
1 लाख तक होता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो पहली बात तो बेसोफिल सेल से स्त्रावित होता है। बेसोफिल सेल जो कि छालिया व्यंजित होती है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का होता है, अणुभार 26,000 से 1 लाख तक होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इसका भी मेल और फीमेल दोनों के अंदर फंक्शन होता है, ये मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। अब यदि इस हार्मोन की बात करें कि इसका कार्य क्या क्या है मेल और फीमेल में दोनों में, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात करते हैं फीमेल में, उसके बाद अगली बात सुननी हो मेल में। अब देखिएगा कि हमने यहाँ तक बात की थी ग्रेफिक फॉलिकल बन जाता है कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण, एफएसएच। अब एफएसएच के बाद में बात आती है एलएच की फीमेल में। हम पहली बात किसमें करने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ एलएच, फंक्शन ऑफ एलएच पहले हम फीमेल में। तो फीमेल में देखिएगा कि मैंने बताया था कि प्यूबर्टी स्टेज आएगी, प्यूबर्टी स्टेज के दौरान क्या स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मादा के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन ही रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं, जो अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है फीमेल, प्राइवेट फीमेल के अंदर 28 डेज की होती है। मनुष्य के लिए हम बात करें, ह्यूमन बीइंग में कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है। तो 28 डेज के अंदर क्या होता है कि एक से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 5 दिन, 6 से 13 दिन, 14वां दिन और 15 में से 28वां दिन, 4 भागों में से बांटा गया। इसको पूरा डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 14वें दिन की। 14वें दिन को कहते हैं अंडोत्सर्ग की घटना होती है, ऐसा माना जाता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ओव्यूलेशन क्या है, कि ओव्यूलेशन की परिभाषा आपने पढ़ी भी होगी, थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अंडाशय में ग्राफिक ऊतक का फटना और अंडे का या सेकेंडरी ओसाइट का अंडाशय से बाहर आकर के अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब की ओर जाना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और ये मैं बताता हूँ कि फीमेल के अंदर 10 चक्रीय मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन वाली घटना है। अब आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि 14वें दिन की घटना होती है, तो यानी अंडोत्सर्ग की जो घटना है, अंडोत्सर्ग साइड समझ में आ गया, वह अंड प्लस उसका उत्सर्ग होना, यानी कि अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना। अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी ओसाइट या अंडे का निर्माण ग्राफिक फॉलिकल में होता है और ग्राफिक फॉलिकल का निर्माण 13 दिन के बाद में 14 दिन तक पूरा हो जाता है। अब क्या होता है कि ग्राफिक फॉलिकल के निर्माण होने के लिए एफएसएच हार्मोन चाहिए अपने को। अब इसको फटने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चाहिए। होता क्या स्टूडेंट्स कि जैसे ही 14वां दिन आता है रज चक्र का, तो उस दौरान क्या होता है, फीमेल की जो हाइपोफाइसिस है उसके बेसोफिल सेल्स के अंदर एलएच की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो बढ़ते ही क्या होता है कि एलएच हार्मोन की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ती है, तो ये जो फॉलिकल सेल्स है ये एलएच हार्मोन के प्रभाव में आकर के क्या करती हैं कि इनका डिग्रेडेशन, इनका टूटना शुरू हो जाता है। तो इनके टूटने से क्या होता है कि यहाँ पर एक छिद्रनुमा संरचना बन जाती है, बनने से बाहर का जो अंडाशय तरल है वो इस ग्राफिक फॉलिकल के अंदर बढ़ जाता है। ग्राफिक फॉलिकल में बढ़ने से अंदर एक प्रेशर लगते ही ग्राफिक फॉलिकल फट जाता है। इस घटना को हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। अब अंडोत्सर्ग जैसे ही होता है तो क्या होता है, अंडा या मनुष्य में सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाती है। तो अब देखिए अंडे या सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकलना अंडाशय से क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और ये घटना 14वें दिन होती है, रज चक्र के 14वें दिन होती है। और 14वें दिन जैसे ही होती है तो इस घटना के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एलएच हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फीमेल के अंदर आपको साइड फंक्शन समझ में आ गया होगा। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ग्राफिक फॉलिकल पर जाएगा, फटते ही अंडा बाहर हो जाता है, तो वह अंडोत्सर्ग हो गया। 14वें दिन ये घटना होती है, फिर से 14वें दिन और इसके लिए कौन सा हार्मोन है, एलएच। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है,
है। तो फीमेल के अंदर LH का काम क्या है? ओवुलेशन, या इसको हम कहते हैं रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब बात करते हैं मेल के अंदर। मेल के अंदर यदि हम बात करें तो देखिएगा मेल के अंदर क्या होता है कि ये हमें वर्षण की संरचना बनाई है। वर्षण के इस एरिया के अंदर, यहाँ पर इस एरिया के अंदर हम बात करें तो कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को कहते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल, या हिंदी में कहते हैं इसको अंतराली कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका की यदि बात करें तो लीडिंग सेल भी, इंटरस्टिशियल सेल भी, अंतराली कोशिका, तीनों नाम है इसके। ये कहाँ पाई जाती है? वृषण में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो संयोजी ऊतक होता है वहाँ पर बीच बीच में छितरी रहती है, अंतराल पे पाई जाती है, इसलिए इनको अंतराली कोशिका नाम कहते हैं। अब देखिएगा कि मेल के अंदर LH का क्या काम है। तो मेल के अंदर जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है एडिनो एपिफाइसिस के द्वारा, तो वो हार्मोन क्या करता है? इन अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए, हार्मोन को बनने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। कौन सी कोशिकाओं को? अंतराली कोशिकाओं को। तो इसके लिए देखो अंतराली कोशिकाएं प्रेरित होंगी LH के प्रभाव से, और जैसे ही LH के प्रभाव से कोशिकाएं प्रेरित होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे आवाज का भारी होना, मनुष्य के अंदर नर के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, हड्डियों का मजबूत होना, पेशियों का मजबूत होना, उसके अलावा RBC की संख्या ज़्यादा होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल, जनानों का विकास होना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आता है। तो ये सारे कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करता है? अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल। और किसके प्रभाव में करती है? LH हार्मोन के प्रभाव में करती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि FSH और LH तो दोनों हार्मोन हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं। दोनों के अंदर का फंक्शन अलग अलग रहता है, परंतु ये दोनों के अंदर बनने जरूरी है। दोनों के अंदर ये एडिनो एपिफाइसिस के द्वारा बनते हैं, और दोनों को एक LH और FSH को एक कॉमन नाम दिया जाता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज अपने पढ़ा है पीयूष ग्रंथि का जो सेकंड हार्मोन है।